रिसेंटली हेल्ड इंडिया एशियान लीडर समिट में नरेंद्र मोदी जी ने 10 पॉइंट दिए हैं जिसके थ्रू भारत और एशियान के रिलेशंस को बेटर किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हम भारत और एशियान के रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, उसके सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं और हमें क्या क्या रास्ते अपनाने चाहिए उनको समझने की भी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उन 10 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो नरेंद्र मोदी जी ने इन रिलेशंस को बेटर करने के लिए सामने रखे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपके लिए खुशखबरी है। इस दशहरे के शुभ उपलक्ष्य पर चहल एकेडमी आपके लिए एक तोहफा लेकर आई है जिससे हम एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा सके। आप अपने घर के एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पढ़ के अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकें, अपने सिविल सर्वेंट बनने के सपने को भी पूरा कर सकें। जो राइट टू एजुकेशन हमारे लिए कहा जाता है उसमें ये हमारा छोटा सा योगदान है, जिसके अंडर अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं तो आप ले सकते हैं मात्र 49,999 रुपीज में, और अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने हैं तो वो आप 19,999 रुपीज में ले सकते हैं। सर्टेनली आपको एक कोड यूज करना है जिसे हम बोल रहे हैं DUSS50। ये हमारा एक एफर्ट है डेमोक्रेटाइज करने का, एजुकेशन को हर घर तक पहुंचाने का, और जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, जो बहुत ज्यादा फीस नहीं दे पाते हैं, उनके घर तक एक एक्सेसिबिलिटी करने का, ऐसी एजुकेशन की जो उनके सिविल सर्वेंट के बनने के सपने को फुलफिल कर सके। चहल एकेडमी का मोटो है योर सक्सेस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे साथ इस अभियान में जुड़ें, अपने सपने के साथ हमें भी जोड़ें। अब वापस आते हैं अपने इंडो एशियन रिलेशंस के ऊपर। सबसे पहले फोकस करने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। रिसेंटली लाओस में एक इंडियन एशियन लीडर समिट कंडक्ट कराया गया जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 10 पॉइंट सामने रखे हैं जिससे भारत और एशियन के रिलेशंस को और बेटर किया जा सकता है। अब इसको आगे बढ़ने से पहले यह भी समझने की जरूरत है कि जी भारत और एशियन के रिलेशंस में एक्ट ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की गई थी एग्जैक्टली आज से 10 साल पहले। तो ये 10वां साल है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स और फॉर इंडियन एशियन रिलेशंस ऑफ कोर्स। और किसी एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन भी आपको जानने की जरूरत है कि भारत बाकी आसपास के रीजन्स के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी का भी पार्ट है, हमारे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का भी पार्ट है, हमारी सागर डॉक्ट्रीन का भी पार्ट है। तो एशियन काफी रेलेवेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं ये 10 पॉइंट किस किस डायरेक्शन में इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। समझने के लिए सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है कि 2025 को डिक्लेयर किया गया है एज इंडिया एशियन ईयर, इंडियन एशियन ईयर ऑफ टूरिज्म डिक्लेयर किया गया है 2025 को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव और हमारे लिए अपनी रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने का एक बहुत अच्छा मौका है जब 10 साल हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा हमने, जैसे मैंने आपसे बोला, पूरा 10 साल हो चुके हैं, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए मल्टीपल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जैसे यूथ समिट, स्टार्टअप फेस्टिवल, हैकाथन, म्यूजिक फेस्टिवल, एशियन इंडिया थिंक टैंक्स नेटवर्क एंड डेली डायलॉग्स, जिससे जो हमारा कोऑपरेशन है, जो हमारा इंटीग्रेशन है रीजन के साथ, वो और बेहतर होता हुआ दिखे। साथ के साथ वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, भारतीय महिलाओं ने साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपने कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने लीड किया है हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन, उन्होंने लीड किया है हमारा चंद्रयान 3 मिशन। तो काफी हद तक हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इंडियन वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड और इंडियन वुमेन साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत ही बेहतर योगदान प्रोवाइड भी करा रही हैं। इसी सोच को साथ में रखते हुए वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव भी कंडक्ट कराए जाएंगे जिसके अंदर एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी फंड के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इवेंट कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आपको वुमेन पार्टिसिपेशन थोड़ा ज्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम वुमेन साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस 10 पॉइंट प्रोग्राम, और जिसके थ्रू हम इंडियन और एशियन के अंदर एक वुमेन लेवल पे, एक फेमिनिस्टिक लेवल पे भी इंटीग्रेशन करने की कोशिश करने वाले हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर दी गई स्कॉलरशिप का नंबर डबल कर दिया गया है। अपील की गई है ज्यादा से ज्यादा बच्चे एशियन कंट्री से हमारे यहां आके पढ़े। साथ ही साथ जो इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एक न्यू स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है इंडिया ने, जिससे एशियन के बच्चों को, एशियन कंट्रीज में रहने वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा एंगेज कराया जा सके विद द इंडियन एजुकेशन, और इस जिसकी वजह से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी आपको इंप्रूव होता हुआ दिखे। ट्रेड रिव्यू पर्सपेक्टिव पिक्चर में आया है। हमें जो एशियन इंडिया ट्रेड देखने को मिल रहा है, गुड्स एग्रीमेंट 2025 तक हमें उसे एसेस करना है।
क्यों करना है वो हम आगे देखेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या प्रॉब्लम्स हैं ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, क्यों उसे रिव्यू करने की जरूरत पड़ रही है और क्यों ये 10 पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, उसे भी हमें आगे इस वीडियो के अंदर देखना है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आपको डिजास्टर्स पर्सपेक्टिव भी बढ़ते हुए दिखते हैं दुनिया में। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए एक रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए डिजास्टर रेजिलियंस पे भी हम दोनों को ऑपरेट करते हुए दिखेंगे, इंडिया और एशियान। और लगभग इंडिया $5 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है डिजास्टर रेजिलियंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हेल्थ पर्सपेक्टिव पे इंटीग्रेशन के लिए, हेल्थ पर्सपेक्टिव पे कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हेल्थ मिनिस्टर्स ट्रैक स्टार्ट किया गया है। ट्रैक्स आर नथिंग बट आर द डिप्लोमेटिक चैनल्स जिनके थ्रू आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ एंगेज कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर ट्रैक डिप्लोमेसी स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर हेल्थ रेजिलियंस को प्रमोट करने के लिए दोनों रीजन साथ में काम करते हुए दिखेंगे, यानी कि इंडिया और एशियान। साइबर पॉलिसी डायलॉग जो एक नया थ्रेट निकल के आया है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी आपको बढ़ता हुआ दिखता है, तो उस लॉजिक से भी हमें एशियान के साथ एंगेज करने की जरूरत है, और उसके लिए हमने साइबर पॉलिसी डायलॉग की शुरुआत की है। एक रेगुलर एशियान इंडिया डिस्कशंस कंडक्ट कराए जाएंगे जिससे डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, उसे और ज्यादा रेजिलियंट और स्ट्रांग बनाया जा सके। ग्रीन हाइड्रोजन वर्कशॉप, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ कंटिन्यूसली मूव करना है, कार्बन एमिशंस को कम करना है। ये कोई सिंगल नेशन अपने आप नहीं कर सकता, इसके लिए कोऑर्डिनेटेड और कंसर्टेड एफर्ट्स चाहिए ही चाहिए। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, ग्रीन हाइड्रोजन वर्कशॉप कंडक्ट कराने की बात की गई है अंडर दीज 10 पॉइंट्स, जिसमें बोला जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को लेके, एक क्लीन टेक्नोलॉजी को लेके वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाएगी, जिससे दुनिया को एक क्लीन फ्यूल प्रोवाइड कराया जा सके। और उस रेस को लीड कर रहा है भारत। अभी रिसेंटली आपने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनता हुआ दिखा भारत का, उसी में एक और हमारा कदम है उसी दिशा में, जिससे हम क्लीन एनर्जी की साइड मूव कर सकें। प्लांट ए ट्री कैंपेन, अगेन रिलेटेड टू एनवायरमेंट, अगेन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। एक एशियन लीडर्स को इनवाइट किया गया है जिससे वो प्लांट ए ट्री फॉर मदर कैंपेन को ज्वाइन कर सकें, जिससे हम बहुत बेटर तरीके से क्लाइमेट रेजिलियंस को प्रमोट कर पाए और काफी हद तक कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में हेल्प कर पाए। क्लाइमेट चेंज को अगर रिवर्स नहीं कर सकते, एटलीस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करें, स्लो डाउन करने की कोशिश करें, राइट। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। एशियान की अगर बात की जाए, एशियान है क्या? एशियान को अगर देखा जाता है तो हमें देखने को मिलता है एशियान का फॉर्मेशन हुआ था 1966 के अंदर। और एशियन है क्या? एक 10 मेंबर, 10 लोगों का, 10 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसे 1966 में बनाया गया, जिससे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जिन्हें एशियन टाइगर्स भी कहा जाता है, वो साथ में आके मिलके अपने कॉमन इंटरेस्ट को कॉमन इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पूरा कर पाए और उन्हें अचीव कर पाए। जैसा हमें देखने को मिल रहा है, अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो हमें देखने को मिल रही है, इट इज दी साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशिया की। क्या क्या प्रमोट कर रही है? इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन प्रमोट कर रही है। किन मेंबर्स में? अपने 10 मेंबर कंट्रीज के अंदर। ये 10 मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक बार इन्हें मैप में देखेंगे। अगर मैप में देखा जाए, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस और ब्रुनेई। These are the 10 member countries of ASEAN, जिन्हें हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी बोलते हैं। तो ये 10 मेंबर्स मिलके बनाते हैं हमें, बेसिकली एशियान को फॉर्म कर रहे हैं, और ये एशियान के मेन मेंबर्स भी हैं। सबसे पहले देखेंगे इनका विजन क्या है। विजन अगर एशियान का देखा जाए तो हमें देखने को मिल रहा है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की कोशिश की जा रही है साउथ ईस्ट एशिया में, जिससे जो बायलैटरल टसल्स हैं, जो रीजनल टसल्स हैं, उनको साइडलाइन करके कोऑपरेटिव एफर्ट्स लिए जा सकें पूरे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए और रीजनल डेवलपमेंट के लिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, 1967 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। थाईलैंड के अंदर हुआ था, किसके थ्रू? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। उसे एशियान डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। इनिशियली इसमें केवल 5 मेंबर थे, इसलिए हमें बोला जाता है दीज आर द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशियान। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स माने जाते हैं एशियान के। सेक्रेटेरिएट हमें इसका जकार्ता में देखने को मिल जाता है, इंडोनेशिया के अंदर। और अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे देखा जाए 2022 के डेटा के हिसाब से, तो लगभग 662 मिलियन, 662 मिलियन लोग आपको एशियान कंट्रीज के अंदर रहते हुए दिख जाएंगे, जिनकी कंबाइंड जीडीपी हमें लगभग देखने को मिल रही है 3.2 ट्रिलियन।
3.2 ट्रिलियन डॉलर्स आपको कंबाइंड इकोनॉमी देखने को मिलती है, जो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंडिया को टू इकोनॉमिकली एंगेज विद दिस रीजन, और इस रीजन में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकती है। मूविंग ऑन, अगर आगे बढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, किन प्रिंसिपल्स पे फंक्शन करता है एशियान, जिनको सेंटर में रख के वो अपनी सारी डिसीजन मेकिंग करता है। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। आसान भाषा में इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करनी देनी है नेशंस को, ऑल दो सिंगल ग्रुप है, लेकिन किसी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करोगे, सब अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे, किसी की अखंडता को क्वेश्चन नहीं करोगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन नहीं करोगे, और साथ के साथ किसी भी कंट्री की इंडिपेंडेंस जो आजादी है उसको छीनने की कोशिश नहीं की जाएगी किसी भी तरीके से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एशियान। टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना है आसान भाषा में। दूसरा, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स। भाई किसी के अगर अंदरूनी मामले हैं तो वो अपने आप निपटाएगा, उन्हें दूसरी कंट्री को उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अपने घर का खुद का देखो, दूसरे घर में जाके नेता नहीं बनना है। हर किसी के अपने मैटर्स हैं, हर किसी के पास सोवरेन नेशन है, हर कोई सोवरेन नेशन है, सबके पास अपनी बुद्धि है, अपने हिसाब से वो अपने मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं, एक्सटर्नली इंटरफेयर नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग मेजोरिटी की बेसिस पे नहीं किए जाएंगे। एशियान के जो डिसीजन हैं वो दूसरी छोटी कंट्रीज के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे, जो फॉर एग्जांपल जो लेसर इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जैसे लाओस, कंबोडिया, जो गरीब कंट्रीज देखने को मिल रही है हमें इसके अंदर, CLMV कंट्रीज जिन्हें हम बोलते हैं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम एंड म्यांमार, तो इनके ऊपर एशियान के डिसीजन थोपे ना जाए, इसलिए डिसीजन लिए जाते हैं कंसेंसस से, जिससे एक आपको पता चले कि कंसेंट बेसिस पे चल रही है ये सारी चीजें, किसी पे जबरदस्ती कोई चीज अप्लाई या इंप्लाई नहीं की जा रही है। अगर डिस्प्यूट भी होता है हमारे बीच, इन कंट्रीज के बीच में, कुछ एशियान कंट्रीज के बीच में, तो उसके लिए लड़ना नहीं है, उसका पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ मूव करना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। और ये रीजनल कोऑपरेशन कौन सा है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशल कोऑपरेशन, कल्चरल कोऑपरेशन एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन। किसके लिए? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जी? इंडिपेंडेंस को रेस्पेक्ट करो, सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करो। दूसरा, इंटरफेयर नहीं करोगे किसी और के इंटरनल मैटर्स में। तीसरा, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। चौथा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट पीसफुल तरीके से करोगे। पांचवा, रीजनल इंटीग्रेशन और रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, किस किस बेसिस पे? सोशल पे, इकोनॉमिक पे, पॉलिटिकल पे, और साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा है, हाँ, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बेसिस पे। इन पे आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन या कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश करोगे, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के। आगे बढ़ते हैं। ये मैप में आपको ऑलरेडी शोकेस कर चुका हूं, विच इज शोइंग द साउथ ईस्ट एशिया। इन एशियन टाइगर्स कहा जाता था, उसके बाद इन टाइगर्स को थोड़ी सी दिक्कत हो गई 1997 में कन्वर्टिबिलिटी क्राइसिस के बाद, तो वो एशियन टाइगर्स वाला क्लेम जो है वो रिलेटिवली थोड़ा वीक पड़ता हुआ दिखा। वीक पड़ चुका है, लेकिन हमारे लिए अभी भी काफी जरूरी है। क्यों जरूरी है वो इस स्लाइड के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एशियन कंट्रीज रीजनल स्टेबिलिटी को लेके काफी हद तक लाइक माइंडेड हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी किस पे रन करती है? टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद लाइक माइंडेड कंट्रीज। और एशियन कंट्रीज से बेहतर विचार हमारा किसी और से मैच नहीं करता जब इस इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करते हैं। और वो विचार क्या है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर, किसी भी तरीके से किसी की इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन ना करना। तो काफी हद तक हमारे लिए रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एशियान के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स प्रोवाइड करना, कंसर्टेड एफर्ट्स प्रोवाइड करना, साथ में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एशियान की आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक लगभग सेम ही है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। मैंने अभी आपको बताया 662 मिलियन पीपल, 3.2 ट्रिलियन ऑफ कंबाइंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। हमारा ट्रेड भी लगभग $110 बिलियन है। बैलेंस का थोड़ा सा इशू है, वो एशियान के फेवर में है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। मैंने आपको पहले भी बताया था, 1992 में जब हमने लुकीज पॉलिसी स्टार्ट की थी तो हमारा बायलैटरल ट्रेड था $5 बिलियन। आज 2023-24 में खड़े होकर हमारा ट्रेड है 110-112 बिलियन। तो मतलब मोर देन 20 टाइम्स हमारा ट्रेड इंक्रीज हुआ है, और आगे भी इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इट कैन इंक्रीज मल्टीफोल्ड्स, और उस डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो आपको हिंदुइज्म देखने को मिलता है, इस्लाम देखने को मिलता है, और बुद्धिज्म देखने को मिलता है। तीनों ही पॉपुलेशन की बहुत मेजर पॉपुलेशन आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाती है। बुद्धिज्म का जन्म रहा है
जन्म हुआ है भारत के अंदर, हिंदुइज्म का जन्म हुआ है भारत के अंदर। तो काफी हद तक हम अपने जो धर्म सर्किट है, रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, उसे यूटिलाइज किया जा सकता है। इस्लाम से रिलेटेड भी बहुत सारे सूफी सेंट्स के दर आपको जो बेसिकली क्या बोलते हैं उन्हें, सूफी सेंट्स के जितने भी आपको पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, दरगाह देखने को मिलता है, द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर वाज दरगाह, जितने भी दरगाह देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट मस्जिद देखने को मिलते हैं, देवबंदी स्कूल देखने को मिलता है। तो इस्लाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी हद तक आप अट्रैक्ट करते हो वहां की पॉपुलेशन को। नेक्स्ट इज, इससे टूरिज्म और एजुकेशनल एक्सचेंजेस भी बढ़ा सकते हो और साथ में टाइज भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस रीजन में चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न भी बढ़ रहा है। उस मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न को कम करने के लिए इंडिया और एशियान को साथ आना बहुत 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 जरूरी है। अगर नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आप चाइना को एक ओपन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो इंटरफेयर इनटू द रीजन और अपना डोमिनेंस बढ़ाने का। इसी वजह से इंडिया और एशियान ने अपने डिफेंस टाइज को भी स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है, जिसमें हमें देखने को मिलता है डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता हुआ दिखता है। हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जैसे एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, साथ के साथ एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में इंडिया इज आल्सो द पार्ट ऑफ इट। साथ के साथ आपको देखने को मिलता है कि हमने सिंगापुर के अंदर चांगी नेवल बेस बना रखा है, इंडोनेशिया के अंदर सबांग बना रखा है, सबांग पोर्ट, तो वो भी हमारी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस और काफी हद तक हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को इंप्रूव कर देता है। बाकी सिग्निफिकेंस इज रीजनल कनेक्टिविटी। किसी भी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट चाहते हो और नॉर्थ ईस्ट पर्सपेक्टिव को कनेक्ट करना चाहते हो फ्रॉम द डेवलपमेंट इन द टू मेक इट पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंटल रेस, तो आपको साउथ ईस्ट एशिया की बहुत 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 जरूरत पड़ने वाली है। हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम एशियन और इंडिया की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, साथ में कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आज की डेट में हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू भी मल्टीपल इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे इंडिया और एशियान के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ सके, चाहे वो मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो लैंड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, राइट। साथ के साथ हमें देखने को मिल रहा है इंडिया ने एशियान को इंडो पैसिफिक विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड जो सागर हमारा बेसिकली जो पूरा लिखा हुआ है ये सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो हमारी सागर डॉक्ट्रीन है वो इंडो पैसिफिक रीजन में है। तो हम सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं और उसमें अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड एशियान को भी इंक्लूड करते हैं। दिल्ली डायलॉग 2009 के अंदर ये एनुअल ट्रैक है 1.5 ट्रैक 1.5, और जिसमें मैं आपको ट्रैक्स की बात कर रहा था इससे पहले भी वीडियो के अंदर, तो 1.5 ट्रैक जो है हमारा दिल्ली डायलॉग के थ्रू काम करता है, जिसके अंदर पॉलिटिको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के ऊपर बात की जाती है, और ये 2009 में स्टार्ट किया था, आज भी फंक्शन करता हुआ दिख जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इश्यूज क्या क्या है। नॉन टैरिफ बैरियर्स, देखो जी हमारा 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2011 में हमने क्या किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था एशियान के साथ, उसके बाद से टैरिफ बैरियर्स तो हट गए, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स आपको अब भी बढ़ते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स को एशियान में अपनी जगह बना पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है। इसकी वजह से हमारा ट्रेड लैंडस्केप भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता हुआ दिखता है। ट्रेड इम्बैलेंसेस, अगर देखा जाए ट्रेड इम्बैलेंसेस की बात करें तो मैंने बोला कि हमारा ट्रेड कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ है, 5 बिलियन से 112 बिलियन पहुंच गया, लेकिन अगर आप नंबर्स देखोगे तो आपको देखने को मिलता है कि 2021-22 के डेटा के हिसाब से कि हमारा इंपोर्ट है 68 बिलियन और एक्सपोर्ट है 42 बिलियन, तो लगभग आपको 26 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है ऑन द साइड ऑफ इंडिया। तो हमारा ट्रेड बैलेंस खराब है, ये भी एक मेजर चैलेंज है जिसको पिक्चर में लाने की जरूरत है, जिसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी कंसर्न, चाइना का बढ़ता दबाव, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीजें, जैसे हम बोलते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर गोल्डन ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है विच इज अ हब ऑफ ड्रग पर्सपेक्टिव, नार्को टेररिज्म को भी सपोर्ट करती है वो चीज, और वो जाता है वाया इंडिया। प्रॉक्सिमिटी इंडिया की उस गोल्डन ट्रायंगल के पास खुद में ही एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। रेडिकलाइजेशन जो आपको होता हुआ दिख रहा है, इंसर्जेंसी जो आपको म्यांमार सपोर्ट, म्यांमार के लैंड को यूज करके होती हुई दिख रही है भारत के अंदर, वो भी हमारे लिए एक मेजर कंसर्न देखने को मिल जाता है। जियोपॉलिटिकल राइवलरीज, चाइना कंटिन्यूसली अपनी इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेगा और जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा उतना स्पेस कम बचेगा हमारे पास कि हम कुछ इनिशिएशन कर पाए। इसलिए हमारी जो राइवलरी चल रही है चाइना के साथ, हम कहीं ना कहीं अपने क्वाड पर्सपेक्टिव को लेके, इंडो एशियान पर्सपेक्टिव को लेके उस रीजन में अपनी स्टेबिलिटी, अपनी प्रेजेंस बनाए रखने में सक्षम हुए हैं अब तक, और मोस्ट प्रोबेबली आगे भी सक्षम रहेंगे ही। लेकिन ये एक मेजर कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि चाइना की जो एग्रेसिव अप्रोच है उसको काउंटर करना बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है भारत के लिए। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस। ऑफ कोर्स वी हैव रिलीजियस रिलेशंस,
रिलीजियस सिनर्जी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन लैंग्वेज सिनर्जी आपको देखने को नहीं मिलती है। पूरा एक अलग कल्चर देखने को मिलता है। लैंग्वेज कॉमनलिटी ना होने की वजह से, इंग्लिश का रिलेटिवली थोड़ा कम एक्सेप्टेंस होने की वजह से इन मेजोरिटी ऑफ दीज कंट्रीज, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रॉब्लम है पीपल टू पीपल टाइज को बढ़वाने के लिए और एंगेजमेंट को और इंप्रूव करने के लिए, सेंटिमेंट को थोड़ा सा और बेटर करने के लिए अमंग द पीपल ऑफ बोथ द रीजन एंड नेशन। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है जी? सबसे पहले कनेक्टिविटी इंप्रूव करो। कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट है, नॉन फंक्शनल, अभी भी फंक्शन नहीं कर रहा। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे फंक्शन कर रहा है, लेकिन म्यांमार आज की डेट में जनता रूल के अंदर है, मिलिट्री रूल के अंदर है, वो भी एक प्रॉब्लम है। बांग्लादेश के थ्रू हम सोचते थे पहले के साउथ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे, उससे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी आपको रेजिम चेंज होता हुआ दिखा है, एंटी हिंदू और एंटी इंडियन सेंटीमेंट बढ़ते हुए दिखे, वो भी एक चैलेंज आ चुका है। तो हमें सबसे पहले फोकस क्या करना है? इतने सारे चैलेंज के साथ भी हमें यह नहीं भूलना है कि अगर किसी भी तरीके से आपको जो डिफरेंशियल डेवलपमेंट भारत में देखने को मिल रहा है, इनइक्विटेबल डेवलपमेंट भारत में देखने को मिल रहा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अगर उसको दूर करना है तो कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। स्मूदर ट्रेड रूट्स हमें बनाने चाहिए, दोनों के बीच में बेटर एक्सेस होना चाहिए। इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हमें इनमें बनाने चाहिए। हम इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी की बात नहीं करें, लेकिन हमें डिजिटल कनेक्टिविटी भी और ज्यादा इंप्रूव करनी चाहिए। पीपल टू पीपल टाइज को और प्रमोट करना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास रामायणा सर्किट है, हमारे पास बुद्धिस्ट सर्किट है, और बुद्धिस्ट और रामायणा सेलिब्रेशन आपको साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलती है, तो उस एस्पेक्ट को भी यूटिलाइज करके पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ाए जा सकते हैं। क्वाड को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। क्वाड को क्यों बढ़ाना चाहिए यार? इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हो, 10 कंट्रीज जो मेन एग्जिस्ट करती हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, जहां मेजर कंफ्लिक्ट चल रही है साउथ चाइना सी में, अगर क्वाड में आप उसी को हिस्सा नहीं बना रहे हो तो आपने मेजर स्टेक होल्डर्स को ही बाहर रख दिया है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम क्वाड प्लस इनिशिएटिव की तरफ मूव करें और उस क्वाड प्लस के अंदर एशियान को भी उसका मेंबर बनाएं, तो क्वाड भी उस रीजन के लिए हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी भी थोड़ी सी ज्यादा इंक्लूसिव दिखेगी। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जो एशियन नेशन की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करती हैं। तो इन्हें एक्सपेंड करने में, क्वाड को एक्सपेंड करने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, इंक्लूसिविटी बढ़ती हुई दिखेगी। एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे थोड़ी सी बात करने की जरूरत है, जो हम बोल रहे थे कि रिव्यू की जरूरत है, क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम जो है वो तो बढ़ रहा है, ट्रेड वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन ट्रेड इम्बैलेंस भी बिगड़ रहा है। तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसे कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए आपको इस एग्रीमेंट को रिव्यू करने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी पे आपको बेसिकली एंगेज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, देखो आप साउथ की कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल आप हो। डेवलप्ड कंट्रीज की वल्नरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज को लेकर रिलेटिवली कम है, नुकसान एनवायरमेंट को उन्होंने ज्यादा पहुंचाया है। एक्सपेक्टेशंस वो हमसे भी कर रहे हैं कि हम कंट्रोल करें पॉल्यूशन को, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करें, कार्बन एमिशंस कम करें, लेकिन नुकसान उनका ज्यादा। कंट्रीब्यूशन वो बराबर कर रहे हैं, बल्कि बराबर भी नहीं कर रहे, कुछ लोग तो क्लाइमेट चेंज से पीछे हटने की ही बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द अपकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरी तरीके से कंजर्वेटिव्स हैं, वो डू नॉट बिलीव इवन इन क्लाइमेट चेंज के होक्स है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश है। तो अगर ऐसे टाइम पे हम भी कोई एफर्ट नहीं लेंगे तो ह्यूमैनिटी का लॉस है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत, ह्यूमैनिटी के साथ और हमारी आने वाली जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। तो इसलिए हमें क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी जैसी चीजों पे फोकस करना चाहिए, एंगेजमेंट बढ़ाने चाहिए, मीटिंग्स बढ़ाने चाहिए, डिस्कशंस बढ़ाने चाहिए, और केवल डिस्कशन ना करके उन्हें ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। ये दिस वाज ऑल अबाउट एशियान। जितनी भी मैंने आपसे बात करी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, उन 10 पॉइंट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बार दिए हैं, जिसके अंदर 2025 को इंडियन एशियान टूरिज्म फैक्टर बनाया है, वुमेन साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव है, हेल्थ ट्रैक्स स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं हम, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, साथ के साथ एक डिकेड सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाएंगी, कंडक्ट कराए जाएंगे, डिजिटल इनिशिएटिव को, साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, कल्चरल टाइज इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, और काफी हद तक हमारे जो मेजोरिटी ऑफ द वे फॉरवर्ड में जो हम डिस्कस करने की बात कर रहे थे, कनेक्टिविटी जैसी चीजें, उनको भी हम उन पॉइंट्स के अंदर कवर होते हुए देख लेते हैं। तो उन 10 पॉइंट्स पर अगर इंडियन एशियन रिलेशंस को आगे बढ़ाया जाए तो दोनों ही रीजन के लिए अच्छा होने वाला है। हमारी इकोनॉमिक पोटेंशियल भी पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है और उनके साथ बेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी किया जा सकता है। इस सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एशियन रिलेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस द की चैलेंजेस फेस्ड इन दिस पार्टनरशिप एंड सजेस्ट मेजर्स टू एनहांस कोऑपरेशन फॉर द फ्यूचर। राइट, सामने आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है। आई एक्सपेक्ट यू प्लीज ट्राई टू राइट दिस आंसर। जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करोगे, 70% ऑफ द पीपल फेल इन यूपीएससी एग्जाम बिकॉज दे लैक आंसर राइटिंग स्किल्स। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी पड़ेगा, रिटेंशन भी बढ़ेगा उससे, और आपकी आंसर राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होती हुई दिखेगी। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।